Assalamu alaikum guys, my name is Asha Sadiqa. Today we are gonna go to our consider our next disorder, nightmare disorder. Nightmare disorder जो है वो पैरासोमनियास में आता है कि सब क्लासिफिकेशंस में आता है। तो इसको कंसिडर करने से पहले जब हम आपका हाल चाल मैं पूछ लेती हूँ आपका क्या हाल है। आई होप यू आर डूइंग फाइन। उसके अलावा अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर शो करिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पहले देख लिया था कि जिसमें इंसान को ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें उसको सर्वाइवल थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे होते हैं और उसकी बॉडी जो सी होती है उस पर रिएक्ट भी कर रही होती है। अगर आपको कभी भी ड्रोना ख्वाब आया है तो आप बहुत अच्छे से इस नाइटमेयर डिसऑर्डर को समझ सकते हैं, ठीक है। और सबको ही ड्रोने ख्वाब आते हैं जिसमें इंसान को सर्वाइवल थ्रेट की कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसी तरह के ये कुछ टिप्स भी हैं जो एग्जांपल्स के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट हम इसकी प्रिविलेंस देखते हैं। तो प्रिविलेंस जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि चाइल्डहुड तो एडोलसेंस जो से होता है ये नाइटमेयर डिसऑर्डर की प्रिविलेंस इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और 1% टू 1.3% टू 3.9% जो सी है चाइल्डहुड टू एडोलसेंस इसकी प्रेवलेंस इंक्रीज़ कर रही है। और काफ़ी पेरेंट्स ने रिपोर्ट भी किया कि उनके जो से बच्चे हैं प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनको अक्सर और हमेशा कोई ना कोई ड्रोना ख्वाब ज़रूर आता है। ज़ाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, फिर अपनी परसेप्शन के हिसाब से उसको परसीव करते हैं। तो वो अब किसी भी चीज़ को थ्रेटन परसीव कर रहे हैं कि अम्यूज़मेंट परसीव कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते। तो इस वजह से बच्चों के सामने हमें काफ़ी ध्यान भी रखना चाहिए प्री स्कूल चिल्ड्रंस के सामने कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये 10 to 13 मेल्स फीमेल्स जो से हैं प्रिवलेंस इंक्रीज़ करती है एट द एज ऑफ 10 to 13 के 10 से 13 साल के जो से मेल्स और फीमेल्स हैं उनमें भी प्रिवलेंस इंक्रीज़ करती है। और ये इंक्रीज़ करती रहती है 20 से 19 साल तक, ठीक है, 20 to 29 फीमेल्स तक। और डिक्रीज़ कर जबकि मेल्स में ये डिक्रीज़ करती है, फीमेल्स में ये 20 to 29 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती रहती है, जबकि मेल्स में ये डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है क्योंकि मेल शायद मेल्स सोसाइटी में निकल चुके होते हैं और काफ़ी रियलिटीज़ फेस कर चुके होते हैं। तो वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो गए होते हैं, इमोशनली भी। तो मे भी शायद इस वजह से उनकी डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। वन इट कैन बी ट्विक्स एज हाई फॉर फीमेल एज फॉर मेल्स के फीमेल्स की मेल से प्रिवलेंस डबल है। तो प्रिवलेंस डिक्रीजेज स्टडीली विद द एज फॉर बोथ सेक्सेस के ये जेंडर डिफरेंस जो सा वो रहता है, लाइक मेल्स में कम है और फीमेल्स में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये डिक्रीज़ स्टडीली करता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता रहता है दोनों जेंडर्स में। अब रिज़ल्ट क्या है कि अडल्ट्स में नाइटमेयर्स जो से वो मंथली 6% आ जाते हैं। फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स जो से होते हैं वो 1% टू 2% रिपोर्ट किए जाते हैं। और एस्टिमेट अगर हम इडियोपैथिक और पोस्ट ट्रॉमेटिक नाइटमेयर्स जो से होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं तब कि जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो उसके साथ भी हम ये कंबाइन करके तो हम एस्टीमेट बता रहे हैं। उसके बाद रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो से हैं वो टेम्परामेंटल है। टेम्परामेंटल जो से होते हैं वो इंसान के जो सी पर्सनैलिटी है वो कैसी है। तो अगर इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस नाइटमेयर्स रिपोर्ट मोर फ्रिक्वेंट पास्ट एडवर्स इवेंट्स कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि नाइटमेयर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है और वो अपने पास्ट जो से उसके पास्ट इवेंट्स हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है, but not necessarily trauma and often display personality disturbance and psychiatric diagnosis। और इन एडवर्स पास्ट मतलब डिस्टर्ब्ड इवेंट्स होते हैं लेकिन वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स नहीं होते और वो नाइटमेयर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको हम टेम्परामेंटल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस को कंसीडर करेंगे कि पर्सनैलिटी के नाइटमेयर्स उसको आ रहे हैं और उसकी वजह से शायद वो ऐसे
ऐसे वो इवेंट्स में रिएक्ट कर रहा है, ऐसी सिचुएशंस पे रिएक्ट कर रहा है, या फिर सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि उसको नाइटमेयर्स आते हैं, इसको कॉरिस्पॉन्ड करेंगे और उसकी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल में अगर इंसान को नींद ना आ रही हो या फिर दूसरी कोई वजह या फिर इरेगुलर स्लीपिंग शेड्यूल्स हों उसके, और टाइमिंग्स वगैरह बदल जाए, उसकी स्लीप इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की, जिसमें हमें ख्वाब आते हैं, वो डिस्टर्ब्ड हुई हो, तो उस इंसान को रिस्क होता है कि उसको नाइटमेयर्स आएँ। ठीक है। Genetic and physiological twins studied have identified genetic effect on the deposition to nightmares and their co-occurrence with other parasomnias के sleep talking, sleepwalking और ये सब जो उनसे वो genetic and physiologically twins में study किए गए हैं। और नाइटमेयर डिसऑर्डर्स के हम स्लीप टेरर डिसऑर्डर से, REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर से, नार्कोलेप्सी से, नॉक्टर्नल सीजर्स से। अब नार्कोलेप्सी आपको पता है कि यहाँ पे इंसान को बार बार थोड़ी बहुत जाग आती रहती है, ब्रीथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स से, और स्लीप रिलेटेड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो उनसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो देख रहा है, जो सिचुएशन है वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब वो अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पे देखता है। और एक होती है जिसमें वो हर चीज़ को अनरियल समझता है और उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम उसको इस तरह सिम्टम्स की बेस पे ही उसे करेंगे। नॉक्टर्नल शीज़र, अब जब हमने पढ़ा कि इसमें नाइटमेयर डिसऑर्डर में जब इंसान उठता है तो वो डिफेंसिव स्टेट में होता है, जबकि नॉक्टर्नल शीज़र्स में इंसान जब उठता है तो वो पैनिक स्टेट में होता है, और वो पैनिक होता है, उसकी जो सी होती है डिल्यूट होती है, फाइट एंड फ्लाइट जो सी वो एक्टिव होती है यहाँ, और वो बहुत पैनिक्ड होता है। उसकी जो सी आइज़ होती हैं वो अनफोकस्ड होती हैं, ब्रीथ जो सी होती है वो रैपिड होती है, बहुत तेज़ से सांस ले रहा होता है। और स्लीप टेरर जो उनसे डिसऑर्डर, उसमें यही है कि इंसान सोने से डरना शुरू हो जाता है और वो सोता ही नहीं है, और ज़रा सा सोए उसको फिर कोई ना कोई नाइटमेयर आता है। जबकि नाइटमेयर डिसऑर्डर में इंसान को कभी कभी ख्वाब आते हैं और डरोने ख्वाब आते हैं। ठीक है, और इसको हम उसके हिसाब से करेंगे। और मेडिकेशन और सब्सटेंस यूज़ अगर इंसान करता हो तो उस हिसाब से भी उसको इस तरह डरोने ख्वाब आते हैं। उसके बाद हम कॉमोर्बिडिटी देखते हैं, तो अगर कोई भी हार्ट डिसीज़, कैंसर, पार्किंसोनिज्म, पेन या कुछ भी ऐसा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या इशू चल रहा हो तो उसका असर उसके ख्वाबों में भी आता है। तो मैं भी उसकी वजह से वो कोई ना कोई ऐसा अपने ऊपर टेंशन ले ले और उस टेंशन से उसको ऐसे सर्वाइवल थ्रेट के ख्वाब आने लग जाए। और नाइटमेयर्स जो से फ्रिक्वेंटली कॉमोर्बिड विद अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, इस वजह से जब भी इंसान को कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स आती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, फिज़िकली मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके साथ कॉमोर्बिड कर जाता है नाइटमेयर डिसऑर्डर भी। अब उसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स में इंसोम्निया डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ शिज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, मूड, एंजाइटी एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ग्रीफ ड्यूरिंग बेरेवमेंट, इन सब के साथ ये कॉमोर्बिड करता है। इसकी जो सी ट्रीटमेंट्स हैं वो हैं थेरापीज़, डीलिंग विद फ्राइटनिंग ड्रीम थीम्स, क्या हम उसे पूछते हैं अच्छा आपको ख्वाब क्या आया, उसमें ख्वाब में हम उसको ख्वाब पूछते हैं, फिर हम उसको उस ख्वाब को एक कार्टूनाइज्ड में या फिर कोई ना कोई फनी, मतलब कि उसकी उस ख्वाब को लेके उसकी परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। और रिलैक्सेशन थेरेपी में हम उसको रिलैक्स करते हैं। हिप्नोसिस में हम उसको उस चीज़ से निकालने के लिए उसको हिप्नोसिस में भेज देते हैं, और उसको फिर हिप्नोसिस में ही उसको प्रोसेस करते हैं कि नहीं ऐसा कोई ख्वाब तुमने देखा नहीं था, या देखा था तो वो ऐसा नहीं था, उसमें ये था या वो था। उसने जो भी ख्वाब की डिस्क्रिप्शन ली होती है उससे मज़ीद डिस्क्रिप्शन लेके उस डिस्क्रिप्शन को अल्टर कर देते हैं। और मेडिकेशन वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है, स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी भी उसको दी जाती है। और मेडिकेशन जो यूज़ की जाती है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की पैराजोसिन होती है, वही उसको भी दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग अस। और कमेंट में अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ भी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इंस्टा आईडी भी जो उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो अगर आपने उधर से पर्सनली मैसेज करके कोई भी हेल्प या कुछ भी करना है तो ज़रूर करिएगा। काफ़ी लोगों के आते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है, और उनकी मदद भी करती हूँ। कोई भी केस या कुछ भी है, आपको उसके रिलेटेड हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए या कुछ भी, तो मैं उसमें रिप्लाई ज़रूर करती हूँ इंस्टा आईडी पे, तो आप उधर से पूछ लीजिएगा। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड बाय बाय, दोबारा मिलती हैं नए कंटेंट के साथ।